सबसे पहले तो मैं इस विश्व लिवर डे पर समस्त प्राणी मात्र के स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करता हूँ। दूसरी बात, लिवर के बारे में अभी लगभग हजारों साल से हमें बहुत सारा ज्ञान था। चरक और सुश्रुत जिनका समय कम से कम 3000 से 5000 साल के बीच में तय होता है, उस समय यकृत ये एक शब्द है जिसको अगर संस्कृत की दृष्टि से विशेषता है संस्कृत में कि वो बहुत बड़ी बात को एक संक्षेप में एक शब्द में कहा जाता है। तो यकृत का मतलब ये है कि यकृत जो किया हुआ है उसको फिर से रिसाइकिल करना है ना, कृत को करना। तो इसलिए लीवर जो है वो पाचन की जो मौलिक प्रक्रिया है जो कोष्ठ में या आंतों में होती है, उसके बाद जो रस बनता है उसे रक्त में कन्वर्ट करता है और रक्त में कन्वर्ट करके उसको सारे शरीर में भेजता है। अब जब वो सारे शरीर में घूम घाम के आता है तो बहुत सारा सेलुलर वेस्ट उसमें जमा हो जाता है, जिसको आप शोणित किट्ट का है आयुर्वेद में। उस शोणित किट्ट का संशोधन करता है, निर्विषीकरण करता है और उसमें जो फिर से रिसाइकिल करने वाले तत्व हैं उनको रिसाइकिल करता है। हमारे यहाँ यकृत और प्लीहा दो युगल अवयव एक साथ लिखे गए हैं, उनकी चिकित्सा भी और निदान भी एक साथ लिखे गए हैं। और यकृत जो है वो दक्षिण भाग में दक्षिण पार्श्व में रहता है और प्लीहा जो है वो वाम पार्श्व में रहती है और दोनों मिलकर के इस रिसाइकिल और डिटॉक्सिफिकेशन या निर्विषीकरण या ब्लड में से जो सेलुलर वेस्ट है उनको यथास्थान भेज करके उसको फिर से शुद्ध करने की प्रक्रिया करता है। और इसके साथ साथ वो ब्लड में जिन चीजों की इस सर्कुलेशन में कमी हो गई है उनकी प्रतिपूर्ति भी करता है। जैसे कि सेल के जो केंद्रक और उसके जो अवयव हैं वो तो जिंदा रहते हैं, लेकिन उसका जो खोल है, उसका जो कवर है वो समाप्त हो जाता है या वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो उसको प्लीहा जो है वो फिर से एक नया खोल बनाने का काम करता है। तो ये एक लीवर का मोटा सा फंक्शन है। और अब आपको मैं अब आपको एक जानकारी दूं कि विश्व में बड़ी भयानक स्थिति है कि हर 4 में से एक आदमी एक बीमारी है जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसको NAFL कहते हैं, उससे ग्रस्त है। और ये बीमारी इतनी शांति से होती है कि शुरू में तो लगता है कि हमारी तोंद निकल आई है या बेली फैट हो गया है या सेंट्रल फैट जमा हो गया है, लेकिन धीरे धीरे ये फैट जो है वो लीवर के अंदर और ऑर्गन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है और वो लीवर के उस निर्विषीकरण और रिसाइकिल के प्रोसेस को कम कर देता है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन इसके लिए आपको एक बात, चरक और सुश्रुत दोनों एक बात कहते हैं कि लीवर बनता है शोणित मांस और मेद के प्रसाद भाग से। प्रसाद का मतलब यह है कि उनकी जो बेस्ट क्वालिटी है उससे बनता है। और जो फैट, जिसको हम फैटी लीवर में जो फैट है वो उनकी वर्स्ट जो वेस्ट क्वालिटी है वो उससे बनता है। अब ये समस्या केवल बनने पर तो वो बेस्ट क्वालिटी से बनता है और उसको जूझना पड़ता है वेस्ट से या वर्स्ट क्वालिटी से। इसलिए क्या है कि लीवर बहुत जल्दी ही खराब हो जाते हैं और लीवर के खराब होने पर कई तरह की अलग अलग तरह की व्याधियां होती हैं। लीवर का मुख्य काम रक्त का बनाना है, तो रक्त की कमी हो जाती है, जिसको हम शुरू में पांडु कहते हैं। और वही रक्त जब और दोषों से दुष्ट होता है तो वो कामला होता है, फिर कुंभ कामला होता है, फिर अनीमक होता है, जिसको बिलियरी जो डिजीजेज कहते हैं। बहुत सारी पित्त जनित विकार जो है
जिसमें शरीर पीला हो जाता है, भूख खत्म हो जाती है, शरीर की धातुएं जल जाती हैं या खत्म हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। शरीर का जो वर्ण है वो बिल्कुल कृष्ण वर्ण का हो जाता है या मेंढक के समान हरे से रंग का हो जाता है। तो ये जो बीमारियां हैं, ये एक है रक्त के क्षय से होने वाली बीमारी। दूसरी बीमारियां है कि जो रक्त की जो क्वालिटी है वो क्या है कि अपने आप बहता है और अपने आप उसका बहना रोकता है। तो यदि वो रक्त में बहना रोकने वाले पदार्थ, जिनको कोएगुलेटिव पार्ट कहते हैं, उन प्रोटीन्स की कमी हो जाए तो रक्त का बहना रुकता नहीं है। फिर उनको थैलेसीमिया और इस तरह की बीमारियां होती है जिनको आजकल ITP कहते हैं, इंडियन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और रक्त का बहना रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी होती है। एक और बीमारी है, वो हम यकृत और प्लीहोदर के रूप में झरक में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो अंत में जाकर के जलोदर या पेट में पानी भरने की बीमारी से को उत्पन्न करती है, जो कि करीब करीब असाध्य अवस्था है। और जब पेट में पानी भर रहता है और बहुत सारा फ्लूइड पेट में पेरिटोनियम में जमा हो जाता है और किडनी फ्लोट करती है, तो फिर बाद में उसमें जाकर के वृक्क के या किडनी की डिजीज और हो जाती है। और इसी के प्रेशर से लंग्स में पानी भर जाता है और हार्ट डिजीज हो जाती है। तो ये बीमारी जो लीवर की है, उसका अंतिम स्वरूप है लीवर का सिरोसिस या यकृत दाल्यूदर। वो भी असाध्य बीमारी है। वो दो कारणों से होती है, एक अल्कोहलिक कारणों से होती है और एक नॉन अल्कोहलिक भी। अब नॉन अल्कोहलिक में सबसे बड़ी समस्या आजकल हमारे खाने पीने को लेकर के है कि हमारा अन्न हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे दूध दही और जितने भी सुरक्षित रखे जाने वाले आहार हैं, उन सब में कोई न कोई घातक रसायन, जिनको आप प्रिजर्वेटिव कहते हैं या पेस्टिसाइड कहते हैं या फर्टिलाइजर कहते हैं, वो उनमें शामिल है। और उसका निर्विषीकरण लीवर के द्वारा समय पर नहीं हो पाने से लीवर का बहुत सारा पार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है और लीवर जो है उसमें सूजन आ जाती है, जिसको लीवर की सिरोसिस कहते हैं। और ये जो स्थितियां हैं, इनके बहुत सारे रोगी देखने को मिलते हैं। और एक और बात है कि ये लीवर इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए हमारे यहाँ एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो लीवर और बिलियरी डिजीजेज के लिए दिल्ली में, आप जानते होंगे, बसंत विहार में। लेकिन उसके बावजूद भी लीवर पर बहुत अच्छा कोई एलोपैथिक दवाइयाँ सक्सेसफुल नहीं है। केवल अभी क्राइसिस मैनेजमेंट का काम चल रहा है, लेकिन आयुर्वेद जो है वो इसको बहुत अच्छे लेवल पर निर्विषीकरण की प्रक्रिया बताता है। और एक साधारण प्रक्रिया ये है कि शारदीय जो विरेचन का, कि सितंबर अक्टूबर नवंबर के मध्य में जो करीब सर्दी का शुरुआत है, उस समय सब लोगों को आवश्यक रूप से विरेचन कर लेना चाहिए। विरेचन का मतलब एक दस्त दवाई लेकर के दस्त लगाने की प्रक्रिया होती है, जो मेडिकली परगेटिव होता है। और उसके कारण से लीवर में जो क्षमता निर्विषीकरण की कम हो गई है, उसको बाहर से पोटेंशिएट करते हैं और लीवर को फिर से शुद्ध कर देते हैं और मलों से मुक्त कर देते हैं। तो ये शारदीय नवरात्र में होता है जिसको विरेचन, लेकिन आवश्यकता होने पर उसको पहले भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे विधान हैं कि उनको व्याधि के अनुसार विरेचन की व्यवस्था करें। कुछ औषधियाँ, फुटकी एक औषध है जो बहुत कड़वी होती है लेकिन सीधा पित्त विरेचक होती है। मंजिष्ठा जो रक्त का प्रसादन करती है, मूत्र का विरेचन करती है, पित्त का विरेचन करती है। ये कुछ सामान्य औषधियाँ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। इनका निरंतर प्रयोग इस तरह के रोगियों में, जो फैटी लिवर के रोगी हैं,
इनको आगे जाकर के लिवर सिरोसिस होने की संभावनाएं हैं या जलोदर होने की संभावनाएं हैं, उनको बहुत लंबे समय तक इन औषधियों का रसायन रूप में प्रयोग करना चाहिए। लीवर के बारे में एक आपका कोई प्रश्न है? हाँ, एक बात और है कि हम बहुत साधारण तौर पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास में जो कहते हैं कि हमारा गॉल ब्लैडर की पथरी है और गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, और रिमूव होने के बाद में डॉक्टरों ने हमें घी तेल खाने से मना किया है। तो ये जो गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास और लिवर, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए ऑर्गन्स हैं और तीनों एक प्रकार के संयुक्त रूप से एक प्रकार के काम करते हैं, जिसको कहते हैं कि पित्त का निर्माण, जो खाने के पचाने के लिए आवश्यक है उस तत्व का निर्माण, जिसको हिपेटिक और बिलियरी जूसेस कहते हैं उसका निर्माण, या पैंक्रियाटिक जूसेस कहते हैं उसका निर्माण। और तो खाने की पचने की प्रक्रिया भी दुष्ट हो जाती है अगर इस तरह के गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया है और उसके बाद में बहुत लंबे समय तक पेशेंट ने घी तेल भी बंद कर दिया है, उसके शरीर में इतनी रुखता हो गई है तो उस रोगी को ठीक करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों कि ये जो स्नेह है, चिकनाई है, ये उस ब्लड के लिए बहुत आवश्यक है, उसके स्मूथ सर्कुलेशन के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। तो ये एक और समस्या है जिसके कारण से ज़्यादातर लोग, लेकिन ये कैसे होता है कि बहुत सारा विदाही भोजन, विदाही का मतलब ये है कि जो जलन पैदा करने वाला खाना, जिसमें बहुत तरह के अधपके मसाले बिना घी तेल के यदि खाए जाए या एक ही रस का अधिक सेवन किया जाए और उसमें भी तीखी और गर्म चीज़ों का ज़्यादा सेवन किया जाए, तो वे पित्त को सूखा करके पित्ताशय की पथरी बना देते हैं, जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। तो ऐसे में विदाही भोजन से बचना चाहिए। अल्कोहल और जितने प्रकार के नशे हैं वे सब भी इसी प्रकार से चिकनाई को सोख करके और पथरी बनाने का काम करते हैं या लीवर की सूजन बनाने का काम करते हैं। तो इन सबको जितने भी प्रकार के रक्त को दुष्ट करने वाले पदार्थ हैं, वे सारे के सारे, जितने भी प्रकार की सलाद, जिनको हम सलाद कहते हैं, हमारे यहाँ पहले से ही लिखा गया है कि असाक भूख, मतलब सलाद का, कच्चे सलाद का सेवन नहीं करना चाहिए, और यदि करना है तो कम से कम उसको स्टीम दे करके एक बार निर्विष कर लेना चाहिए, उसके बाद उसका सेवन करना चाहिए। उस सलाद की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आजकल जिस प्रकार से सब्जियां मिलती हैं वो लोडेड रहती हैं पेस्टिसाइड से, फर्टिलाइजर से और बहुत सारे अनटाइम उनको प्रिजर्व करने या उनकी साइज बढ़ाने में बहुत सारे रसायनों का प्रयोग किया जाता है। 12 महीने एक सब्जी को उगाने के लिए अलग अलग रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो वे सारे रसायन जो है वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं ज़्यादातर, और वे शरीर में पचने लायक स्थिति में नहीं होते हैं। जो चीज़ पचती ही नहीं है उनका भी निर्विषीकरण लीवर को ही करना होता है, तो उनका निर्विषीकरण लीवर करने के लिए संभव नहीं होता है, और इस कारण से लीवर में उन पदार्थों का बहुत अधिक मात्रा में उन विषों का संचय हो जाने से लीवर का डैमेज होता है। तो इस प्रकार के जितने प्रिजर्वेटिव हैं, बासी खाने हैं, विदाही खाना है, अल्कोहल है या उसमें और प्रकार के नशे हैं, जितने भी प्रकार के नमक, जो करीब करीब नमक आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि ये नमक खाद्य है, ये आयोडीन वाला है, लेकिन अधिकांश नमक जो है वो अखाद्य होते हैं। अधिकांश तेलों में अखाद्य तेल मिलाए जाते हैं। अधिकांश तरह के घी, जो सस्ते किस्म के घी आते हैं, उसमें अखाद्य तेल मिलाए जाते हैं।
तो इन सब कारणों से लीवर जो है वो समय से पहले ही खराब हो जाता है। जंक फूड एक बड़ा नाम है। जंक फूड बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सब में एक बीमारी है। वो जंक फूड उस गार्बेज को या उस विष को पूरे शरीर में जमा कर देता है, और वो ही फैट जिसको आप शोणित मांस, रक्त मांस और वसा का जो वेट मानते हैं, वो शरीर में जमा हो जाता है और वही अंदर लीवर में जाकर के फैटी लीवर कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जंक फूड का मतलब हमारे पास में पहले भी बहुत सारे जंक फूड थे, जो बड़े बनाए फूड जो हम कभी भी खा सकते हैं, हमारे लिए रेडी फूड होते हैं। या आजकल जो बहुत सारे अजीनोमोटो और बड़े सारे पिज़्ज़ा और बहुत सारे जो बेकरी आइटम्स हैं, इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। ये सब फूड जो है वो बहुत बुरी तरीके से लीवर को नुकसान पहुंचते हैं। इसलिए और फिर लीवर को कुछ तंदुरुस्त रखने वाले बातें हैं कि लीवर को कैसे हम स्वस्थ रखें। उसके लिए मैंने आपको बताया कि ये तो औषधियाँ है, कुटकी और मजिष्टा, पुनर्नवा, वरुण, गोक्षुर, ये औषधियाँ हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास में जितने प्रकार के फ्रूट्स हैं जो मौसमी हैं, बिना किसी प्रिजर्वेटिव या बिना किसी समय पूर्व पाक प्रक्रिया से गुजरे हों, पेड़ से ताजे तोड़े गए हों, या फिर अपने गांव के आसपास के एरिया में शुद्ध पानी में शुद्ध तरीके से होते हों, उन फ्रूट्स का खूब मात्रा में सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज का जो 1 साल कम से कम पुराना हो, उनका सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार से जितने भी इंफीरियर ग्रेन्स कहते हैं, कोदो, सामक, है ना, सिंघाड़ा, राजगीरा, इन सब का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इन सब की भी लीवर को जरूरत होती है। आयरन की या खून की कमी पहली बार पता लगते ही उसकी पूर्ति के लिए तुरंत उपाय करने चाहिए। यदि ब्लड की कमी एक लेवल से ज़्यादा हो गई तो ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया ही रुक जाती है। इसलिए और इसके अलावा एक और नई समस्या ये है कि बहुत भारी मात्रा में कुछ एंटीबायोटिक, कुछ हार्मोनल ड्रग्स बच्चियां भी लेती है। थायराइड के दवाइयां शुरू कर देती है, पीसीओडी की या मासिक धर्म की अनियमितता में, मासिक को समय पूर्व लाने में या मासिक को समय पर टालने से बहुत प्रकार के हार्मोन्स का यूज करती है, या गर्भधारण से बचने के लिए हार्मोन्स का यूज करती है, या बहुत सारे के एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। उन सब से भी लीवर तुरंत खराब होता है। प्रवाहिका, गृहिणी, ये कुछ पाचन प्रक्रिया संबंधी रोग हैं जिनमें बहुत बर्दाश्त लगते हैं, उल्टी होती है, तो उनको भी तुरंत रोकने से जो प्रभाव होते हैं, तुरंत रोकने वाली औषधियाँ हैं, उनसे भी लीवर खराब होता है। इसी प्रकार से जितने भी अखाद्य जो तेल हैं वे नहीं लिए जाने चाहिए, जिनको रिफाइंड बोलते हैं, जो चिकनाई रहित, स्वाद रहित, गंध रहित तेल होते हैं, उनमें बहुत बड़ा एक केमिकल संयोग होता है, उसको पूरी तरह से निकाला नहीं जाता है और वो लीवर में नुकसान करता है। मसालों में इतने घटिया क्वालिटी के मसाले हमारे बाजार में मिलते हैं, जिनमें अपमिश्रण, एडल्ट्रेशन, मिठाइयाँ और नमकीन जो जिस चीज़ से बननी चाहिए, शुद्धता से बननी चाहिए, वैसा नहीं होता है, और उनमें सस्ता करने के लिए या उनको कॉम्पिटिटिव रेट पर लाने के लिए बहुत तरह के मिश्रण मिलाते हैं, तो वे नुकसान करती हैं। समय पर व्यायाम नहीं करना, समय पर सोना नहीं, समय पर खाना नहीं, तो ये 3 और बड़े कारण हैं जिनके कारण से लीवर की प्रक्रिया जो है वो दुष्ट होती है। तो इसलिए लीवर जो हमारे शरीर का सबसे प्रधान अवयव है, कि रस बनने के बाद में, पाचन प्रक्रिया होने के बाद में
आगे की धातुओं के निर्माण की प्रक्रिया लीवर से ही शुरू होती है, और रक्त ही जीवन है, रक्त में ही लाइफ है। रक्त एक जीवित धातु है, उसका निर्माण लीवर के अलावा कोई नहीं कर सकता। उसमें जो राग या रंजन या रेडनेस है वो लीवर में जो स्थित रंजक पित्त है उसके द्वारा होती है, और वो जो रंजक पित्त है वो शरीर के वर्ण को, प्रभा को, तेज को, इन सब को प्रभावित करता है। अग्नि, जितने भी प्रकार के रोग हैं, भूख लगने पर खाना खाना, भूख लगने से कम खाना खाना, अपनी क्षमता से कम खाना खाना, और समय पर खाना खाना, और खाने के कुछ नियम और उपनियम है उनके अनुसार खाना खाना। यदि उसको हमने पालन नहीं किया तो लीवर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, और वो भी लीवर की बीमारियों का कारण बनता है। जी जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी ने विश्व यकृत दिवस के अवसर पर चलते चलते और जिज्ञासा मेरे मन में है कि चूंकि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, 35 साल का आपका अनुभव है, और 1,000 लाखों लोगों से आपकी भेंट हुई है, आप उनके इलाज किए हैं। आज आयुर्वेद चिकित्सा की जो स्थिति है जी, क्या कहना चाहें? अब लोगों का झुकाव किस तरह से हो रहा है इस तरफ, और आप? सही है। देखिए, ये एक समय आ गया है कि जब हमें अभी कोरोना का तांडव देख चुके हैं, और उस समय बड़े बड़े जो समृद्ध, जो चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा सुविधाओं से संपन्न देश थे, जो नंबर 1, 2, 3 अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, जिनमें चिकित्सा सुविधाएं बहुत अच्छी है, उनमें हमारी बजाय जो हमारे यहाँ चिकित्सा सुविधाएं है ही, उसके बावजूद भी हमारे देश में कोरोना को जो कैजुअलिटीज है वो उन देशों की अपेक्षा कम हुई। लेकिन ऐसे भी देश हैं जिनमें हमारे से भी कम चिकित्सा सुविधाएं हैं, वहाँ कई ऐसे देश हैं जिनमें कोरोना हुआ ही नहीं। तो दरअसल क्या है कि चिकित्सा हम कर रहे हैं या बीमारी पैदा कर रहे हैं। अगर चिकित्सा को आप इतना एग्रेसिवली मैनेज करेंगे कि रोगी के शरीर में उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही समाप्त हो जाए, तो उस चिकित्सा को से अच्छा है कि चिकित्सा नहीं करना। और ये बड़ी बात है कि इस समय पूरे विश्व ने ये समझा कि कुछ घरेलू उपाय जो है वो हमारे इस बीमारी से लड़ने में ज़्यादा सहायक है, बजाय कि एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स। तो हर घर में, जिस घर में सौंठ था, धनिया था, अदरक था, लौंग था, तुलसी था, गिलोय था, इन सब औषधियों का घर घर में प्रयोग हुआ है और विश्व स्तर पर प्रयोग हुआ है। तो एक जनता को समझाने के लिए ये एक अवसर था, और जनता अपने आप समझ गई कि इससे अच्छा है कि हम एंटीबायोटिक या एंटीवायरल की इतनी अग्रेसिव डोजेज लेकर के अपने शरीर को हमेशा के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता से हीन कर लें या नष्ट कर दें, उसकी बजाय हमें अपने घरेलू उपचार पर आना चाहिए। इसके आयुर्वेद की जो संभावनाएं हैं वो अभी पिछले कुछ 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में बहुत तेजी से बढ़ी है। और आयुर्वेद का अभी आयुष जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका कहना ये है कि आयुर्वेद का जो प्रोग्रेस है वो करीब $6 बिलियन का आयुर्वेद का मार्केट हो गया है। और ये कितना गुना कि करीब 40 गुना जो है बढ़ गया है इन्हीं 2 सालों में। कुल मिलाकर के ये पूरे विश्व की बात है। और आज आपको मैं बताऊं कि कल 19 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी
जो है वो जामनगर में एक विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर है वो इंडिया में पहली बार $240 मिलियन की लागत से कल उसका शिलान्यास होने जा रहा है। तो विश्व के बधाई देना चाहेंगे सर, आप लोगों का प्रयास है ये। हाँ। आप लोग जैसे जो समर्पित डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में, जो लगातार में जो WHO के सदस्य देश हैं उनमें से 170 देशों में ट्रेडिशनल सिस्टम अपने अपने चल रहे हैं और आयुर्वेद उनका लीडर है। जी। अब आप समझ लीजिए कि आयुर्वेद की व्यवस्था कहाँ तक पहुँच चुकी है और इसीलिए भारत में उस सेंटर को खोलने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो भारत का जो आयुर्वेद है वो उन सारे विश्व के ट्रेडिशनल सिस्टम्स को लीड करेगा, क्योंकि आयुर्वेद में शास्त्र है, आयुर्वेद में कंसेप्ट है, आयुर्वेद में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है जो दूसरे ट्रेडिशनल सिस्टम्स के पास में एविडेंसेस नहीं है, वो भी आयुर्वेद में। इसलिए आयुर्वेद जो है वो अब एक वैश्विक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ये बात अलग है कि कुछ देशों में अभी आयुर्वेद की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो लाइसेंस्ड नहीं है, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। जनता स्वयं अपने आप से आयुर्वेद की चिकित्सा में संलग्न हो गई है और ये हमने तो बहुत सारे देशों में देखा है कि वहाँ पर हर प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत से ज्यादा मिलती हैं। छोटे छोटे देशों में भारत से ज्यादा आयुर्वेदिक औषधियाँ बाजार में मिलती हैं और लोग लेते हैं, अपने आप लेते हैं, बिना प्रेस्क्रिप्शन के लेते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद की जो स्वीकृति है वो बढ़ी है और अभी मुझे लगता है कि इसका स्वर्णिम युग है और अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि आयुर्वेद विश्व पटल पर एक बड़ी सशक्त सिस्टम के रूप में डेवलप होगा और जो मॉडर्न साइंस की जो कमियां हैं उनको भी दूर करने में सहायक होगा। जी, इसलिए आपको शुभकामनाएं देते हैं सर कि आप अपने प्रयास में, आपकी पूरी टीम इस प्रयास में सफल हो और आज आपने विश्व यकृत दिवस के अवसर पर महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और फिर कभी आपसे हम चर्चा करेंगे दूरभाष के माध्यम से, आपका सहयोग मिलेगा ये उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर नमस्कार।